ओके फाइन। सो आज का जो प्लांट है हमारा अस्थि श्रृंखला है। आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो मैंने बताया रैंकल। जो भी आप पेशेंट देखेंगे जिनमें बोन डेंसिटी कम है, तो वहां पर जो रैंकल नाम का रिसेप्टर है ना, वो ज्यादा एक्टिव है। जब आपका रैंकल ज्यादा एक्टिव होता है, यहां पर आप देख सकते हो रैंकल लिखा होगा। तो रैंकल यदि ज्यादा एक्टिव होगा तो आपका आपके बोन में ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। मतलब यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट का मतलब है डी मिनरलाइजेशन। आपकी हड्डियों में जो मिनरल्स होता है वो आपकी हड्डी से निकल के आपके कहाँ पे आ जाएगा, आपके ब्लड में आ जाएगा। और वो क्यों आता है? ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ रैंकल। तो रैंकल क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओस्टियोक्लास्ट फॉर्मेशन एंड लीडिंग टू अ बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि बोन्स में जो मिनरल है उसको बाहर निकाल के कहाँ पे ले आना, ब्लड में ले आना। तो इससे क्या होता है, ये ज्यादा एक्टिव हो जाए तो आपकी जो बोन है, बोन लॉस हो जाती है, या बोन की जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको टू वर्ड्स याद रखने हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट हेल्प करता है न्यू बोन फॉर्मेशन में, और जो ओस्टियोक्लास्ट है वो हेल्प करता है बोन को डिसोल्व करने में। तो जिनकी बहुत बोन फ्रजाइल हो जाती है बुढ़ापे में, या कमजोर हो जाती हैं, या बोन डेंसिटी कम हो जाती है, तो उसके लिए रैंकल ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अस्थि श्रृंखला क्या करता है? अंसरी श्रृंखला inhibit the action of rankle and reducing the osteoclast activity. That's why it reduce the bone resorption, और ये हमारे बोन में बोन रिजॉर्प्शन को डिक्रीज करता है। अल्टीमेटली जो बोन डेंसिटी है वो एनहांस हो जाती है। समझ आया? तो कहां कहां पे आप दे सकते हो ऐसे पेशेंट जिनको ओस्टियोपोरोसिस है, या अर्थराइटिस के केस, या अर्थराइटिस के पेशेंट है, या ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट है। ठीक है, समझ आया? हेलो, समझ आया? अरे कोई बोलेगा हाँ ना? यस सर। है ना? तो यस बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे, अब जब आपको मैं जब मॉडर्न केडिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं और आपको रैंकिल इनहिबिटर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उसी टाइम बताऊंगा वो। ठीक है। अब नंबर टू आता है आपका CB2 रिसेप्टर्स। आपको जैसे मैंने बता रखा है, CB2 इट इज मेनली एक्सप्रेस्ड इन द इम्यून सिस्टम एंड बोन टिश्यूज। बोन टिश्यूज में और इम्यून सिस्टम में आपका CB2 नाम के रिसेप्टर्स होते हैं। अल्टीमेटली जो आपके जो CB2 रिसेप्टर हैं, ये बोन रिमॉडलिंग में हेल्प करते हैं, इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। जो अस्थि श्रृंखला है, CB2 रिसेप्टर्स को एनहांस कर देता है। अल्टीमेटली आपकी बोन हील होना स्टार्ट हो जाती है, और जो बोन की इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। मान के चलो आपके पास कोई बंदा आता है फ्रैक्चर वाला, मतलब जिसको फ्रैक्चर हो गया, हमारे बाइक से, आजकल बाइक से ज्यादा गिरते हैं, हड्डी टूट गई। तो हड्डी टूट गई मतलब उसको बोन को हील करना पड़ेगा, वहां पे जो सूजन है उसको कम करना पड़ेगा। तो बोन हीलिंग एंड रिड्यूसिंग पावर जो है CB2 रिसेप्टर्स से आती है, और CB2 रिसेप्टर्स को एनहांस करता है आपका अस्थि श्रृंखला। दैट्स वाई ये फ्रैक्चर के केसेस में भी बहुत ही बेनिफिशियल ड्रग है। फाइन, जैसे आपको मैंने यहाँ पे लिखा होगा, इसके जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये एक्टिवेट करता है CB2 रिसेप्टर को, अल्टीमेटली एनहांस करता है बोन हीलिंग को, और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। ये बोन फ्रैक्चर, ओस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस वगैरह में बहुत ज्यादा है, ये यूजफुल है। ठीक है। अब थर्ड आपका एंजाइम आता है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस, वीक कोर। बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक एंजाइम है जो जो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिवेटिंग विटामिन के, इसेंशियल फॉर बोन मिनरलाइजेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग। ये जो विटामिन के है ना, यदि आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपके बोन्स में मिनरल्स ठीक से नहीं पहुंच पाएंगे, आपकी बोन वीक हो जाएगी। और यही विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो विटामिन के दो फंक्शंस याद रखना, एक तो हमारी बोन की डेंसिटी को एनहांस करते हैं, प्लस एज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी ये होते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको ओस्टियोपोरोसिस है, या जिनका बोन फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पर विटामिन के देना बहुत अच्छा हो सकता है। विटामिन के वाली सब्जियां खाओ, या आप बाहर से विटामिन के दे सकते हो। प्लस अस्थि श्रृंखला ये एक्टिवेट कर देती है विटामिन के इपॉक्साइड रिडक्टेस एंजाइम को, जो इसकी एक्टिविटी को एनहांस करते हैं। अल्टीमेटली आपके आपके बोन्स में मिनरलाइजेशन एनहांस हो जाता है, और आपकी बोन की डेंसिटी विद इन 1 मंथ एनहांस हो जाती है। लेकिन आपकी कुछ वार्फिन नाम की मेडिसिन आती हैं, उसके साथ आपको नहीं देना है, अल्टीमेटली दिक्कत आ जाएगी, है ना? तो आप ध्यान रखना कि हम
एज ए मॉडर्न डॉक्टर्स क्या करते हैं, विटामिन के सप्लीमेंट्स हम देते हैं, क्योंकि वो बोन हेल्थ के लिए बहुत बहुत बेस्ट होता है। फाइन, समझ आया? यस सर। है ना? देखो एक ही ड्रग है अस्थि श्रृंखला, आपको कुछ नहीं करना, अस्थि श्रृंखला का पाउडर टैबलेट दे देना है, वो सारे एक्शन करेगा जो एक बोन के लिए बेनिफिशियल है। और एंड जब हमारी लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आपको मैं एक ऐसा सब्स्टिट्यूट बताऊंगा, एक ऐसा ड्रग बताऊंगा जो उसमें अस्थि श्रृंखला भी है, और उसमें एक और चीज है, मैंने आज ही एक पेशेंट को लिखी भी है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत बेटर रिजल्ट है, उसमें अस्थि श्रृंखला भी है ना। फोर्थ रिसेप्टर आता है हमारा TRPV6। जैसे हमने पहले बात की थी TRPV1, V2, V3, V4, V5, ये V6 है। जो V6 है बेसिकली आपके इंटेस्टाइन्स के आसपास मिलता है। आप यहां पर देखो, जो आपको ऑरेंज ऑरेंज के बॉक्स नजर आ रहे हैं ये आपको ऑरेंज कलर के बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये वाले छोटे से, यस। है ना? ये आपका यस ल्यूमेन सर। है, ये आपका ल्यूमेन है, मतलब जब आप खाना खाते हो ना, ये गट है आपकी, है ना? यहाँ से आपका खाना नीचे की साइड पास होता है, और आप इसमें छोटे छोटे ब्लू कलर के आपको यहाँ पे गोले दिख रहे होंगे, दिखाई नजर आ रहे हैं? ये देखो, ये क्या है? ये कैल्शियम है। तो ये क्या करते हैं, आपके जो आपके रिसेप्टर्स हैं, जो आपको नहीं बताया, TRPV6 जो आपके हैं, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शंस को रेगुलेट करते हैं। हम जो इंटेस्टाइन में जो खाना खाते हैं उसमें यदि उनको लगता है कि कैल्शियम है, उस ल्यूमेन से उस कैल्शियम को वो इंटरस्टिशियल सेल्स में लेके जाते हैं। देखो कितने अच्छे रिसेप्टर हैं, जो हम भी जो दूध पीते हैं या हम कोई भी कैल्शियम प्रोडक्ट खाते हैं। इसलिए मैं एक चीज कहता हूं कि जिसका पेट साफ नहीं होता है, जिसके स्टूल्स पास नहीं होते हैं, उसके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि जो फीकल मटेरियल है ना, वो चिपका रहता है आंतों के साथ। जब आंतों के साथ चिपका रहेगा तो जो कैल्शियम है ना, ये भी बॉडी में प्रॉपर नहीं जाता। जब आपकी पूरी आंतें इंटेस्टाइन क्लियर हो जाएंगी अच्छे से, तो TRPV6 ये अच्छी तरह से वर्क करेंगे, ढूंढ ढूंढ के जो CA2+ होता है, या उनको वो क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। अल्टीमेटली वो हमारे इंटरस्टिशियल सेल में जाएगा, अल्टीमेटली वो हमारे कहां चले जाएंगे, बॉडी में चले जाएंगे। तो TRPV6 आपके बेसिकली आप देखोगे इंटेस्टाइन के आसपास आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, उनको थोड़ी दिक्कत आती है, जैसे आपको मैंने बता दिया। और इसका देखो यूज देखो क्या है। अस्थि श्रृंखला एनहांस द एक्टिविटी ऑफ TRPV6 एक्सप्रेशन एंड अल्टीमेटली एनहांस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो ये क्या करता है, एनहांस द CA2+ अब्जॉर्प्शन एंड स्ट्रेंथन द बोन्स। आपके ब्लड में CA का लेवल बढ़ाता है आपका TRPV6। फाइन। तो हमारा जो अस्थि श्रृंखला है इन्हीं पे काम करता है। अल्टीमेटली आप दूध पीते हैं, आप कुछ भी पीते हैं जिसमें जिसमें कैल्शियम होता है, उसको एब्जॉर्ब करता है ये। फाइन, समझ आया? आप कहाँ कहाँ दे सकते हो, ओस्टियोपोरोसिस में दे सकते हो, या जिसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है वहां पे दे सकते हो। ठीक है, जैसे हम विटामिन डी के जो हम सैसे भी देते हैं ना, आपने देखा होगा जो विटामिन डी के सैसे देते हैं हम, एलसी ट्रायल के सैसे देते हैं, ये क्या करता है विटामिन डी? विटामिन डी ऑल्सो रेगुलेट द TRPV6 एंड इंप्रूव द कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन। हम कहते हैं ना कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है, इसकी वजह से आपका जो कैल्शियम है वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा। तो विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी इन्हीं रिसेप्टर्स में जाकर इनकी एक्टिविटीज को एनहांस करता है। अल्टीमेटली जो भी आप दूध पीते हैं या जो भी आप कैल्शियम के प्रोडक्ट खाते हैं, तो आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है। दैट्स वाई जो आपके विटामिन डी है, ये भी TRPV6 में एक्ट करते हैं। समझ आया? यस सर। फाइन, ठीक है। आकाश, अंजनी, अंकुर, दीप, डॉक्टर हर्षदीप मिश्रा, श्री काजोल, मानसी मल्होत्रा, राज, रंजन कुमार, रिया, विराज। ठीक है, हाँ, ठीक है। और आपका फिफ्थ जो आपका एंजाइम है वो अल्कलाइन फॉस्फेट। अल्कलाइन जो अल्कलाइन फॉस्फेट इज इन्वॉल्व इन द बोन फॉर्मेशन बाय प्रमोटिंग द मिनरल डिपोजिशन। आपको मैंने एक बात, जब आपको मैंने लेफ्टी पढ़ाया था तो वहां पर आपको मैंने बताया था कि अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज या डिक्रीज अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करता है आपकी बोन हेल्थ को। यदि अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल कम आ रहा है, मान के चलो किसने LFT करवाया है अपना और उसमें अल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल कम आता है, तो आपकी बोन वीक है, आपके पेशेंट की क्या वीक है, बोन्स वीक है। ठीक है, क्योंकि ALP की एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन और बोन मिनरलाइजेशन। जिसमें ALP का अमाउंट कम होता है
तो उसकी बोन्स में अच्छी तरह से मिनरल्स नहीं पहुंच पाते, बोन्स वीक रहती हैं। तो एएलपी एंजाइम जब आप एलएफटी करवाते हो, वहां पे अल्कलाइन फॉस्फेट करके लिखा आता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका एएलपी का क्या लेवल है ना। और आपका क्या करता है, जो अस्थि श्रृंखला एक्टिवेट कर देता है एएलपी को, अल्टीमेटली वहां पर मिनरलेशन स्टार्ट हो जाता है। बोन फ्रैक्चर में आप दे सकते हो, ओस्टियोमलेसिया में दे सकते हो, बहुत अच्छी मेडिसिन से आपकी है। फिर आपका आता है पीटीएच रिसेप्टर, पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर। जो आपका पीटीएच है, ये हमारे बॉडी में कैल्शियम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है और बोन रिमॉडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अस्थि श्रृंखला क्या करता है, इन्हीं रिसेप्टर्स में वर्क करता है और एनहांस करता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलेट लिखा है, एनहांस होगा तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज होगा तो एनहांस करेगा रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को ना। मॉड्यूलेट्स द पीटीएच रिसेप्टर्स एंड इंक्रीज द कैल्शियम डिपोजिशन। मैंने मॉड्यूलेट वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि जब हम कहते हैं ना किसकी हड्डी बड़ी हुई है, जब हड्डी बड़ी हुई होती है ना, तो आपको ये मेडिसिन नहीं देनी होती, वरना उसकी हड्डी और बढ़ जाएगी। तो वहां पर आपको मैं चीजें सिखाऊंगा भी जब साइड इफेक्ट पढ़ाऊंगा। कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हो, ओस्टियोपोरोसिस में, हाइपोकैल्सीमिया में आप दे सकते हो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो, सेवंथ रिसेप्टर है वो है ई आर अल्फा, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा। ईस्ट्रोजन अल्फा, जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा होता है, इट मेंटेन द बोन डेंसिटी बाय रिड्यूसिंग द ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। आप याद करो, जब आपको मैंने ईस्ट्रोजन रिसेप्टर पढ़ाए थे, मैंने कहा था आफ्टर आफ्टर 45 ईयर्स जब फीमेल में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जब आपको मॉडर्न केडी त्रिपाठी में पढ़ा रहा था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि ईस्ट्रोजन आफ्टर मीनोपॉज कम हो जाता है तो उनकी हड्डियां कमजोर होना स्टार्ट हो जाती। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था मैंने, कौन था उस टाइम, याद है किसी को? मानसी, यस। है ना। यस मैंने सर। बताया था कि आफ्टर मीनोपॉज हड्डियां कमजोर क्यों होती है, क्योंकि वहां पर ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन की वजह से ना वहां पे डीमिनरलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बोन्स वीक होती है ना। तो आपकी अस्थि श्रृंखला क्या करती है, इसी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, और यही रिसेप्टर helps to reduce the bone resorption. That means helps to reduce the demineralization process in the bone. बोन से demineralization होना नहीं देता और आपकी बोन की डेंसिटी मेंटेन रहती है। आफ्टर 45, यदि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी है, तो वुमेन्स को, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास हिमाचल में भी आते हैं जिनको लेग्स में पेन है, ओस्टियोआर्थराइटिस है, थाई में पेन है, हड्डियां कमजोर है। क्यों? क्योंकि 45 ईयर्स के बाद मीनोपॉजल के सिम्टम आते हैं, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। तो आप अस्थि श्रृंखला, जैसे मैंने आज एक पेशेंट को दिया, आपको मैं दिखाऊंगा, वो दें तो उनके सिम्टम विद इन 14 to 20 डेज इंप्रूव हो जाएंगे। जैसे देखो इंडिकेशन में मैंने लिखा है पोस्ट मीनोपॉजल ओस्टियोपोरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। ठीक है, फिर आता है आपका बीएमपी, बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स। इट स्टिमुलेट द बोन फॉर्मेशन एंड रिपेयर। यदि बीएमपी का लेवल हम एनहांस कर देंगे तो आपकी जो बोन की ग्रोथ है ना, वो एनहांस हो जाएगी। तो बोन हीलिंग के लिए बोन मोर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स चाहिए होते हैं। ये हमारा अस्थि श्रृंखला, देखो एक ही मैंने ड्रग लिया, अस्थि श्रृंखला, जिसके इतने सारे फैक्टर्स हैं। और इसी खुशी के मारे जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया, इसकी मार्केट को। जितने भी आप देखोगे, मतलब जितने भी आपके ऑर्थो के फिजिशियंस हैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, उनकी दवाई में सीसस और इंग्लिश जरूर होता है, क्योंकि एक ही दवाई, एक ही हाथ से इतने सारे एक्शंस हो रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। फाइन, ओके। जैसे इंडिकेशन मैंने आपको बताया, बोन फ्रैक्चर, बोन ग्राफ्ट वगैरह। ठीक है, अब नाइन्थ वन जो आपका रिसेप्टर आता है, वो है एनएफ कप्पा बी। जैसे आपको मैंने पहले पढ़ाया हो कि एनएफ कप्पा बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लामेशन एंड बोन डिमिनरलाइजेशन। तो ये अस्थि श्रृंखला क्या करता है, एनएफ कप्पा बी को इनहिबिट कर देता है, उसके एक्टिवेशन को इनहिबिट कर देता है। अल्टीमेटली बोन्स में जो इन्फ्लामेशन है, बोन्स में जो सूजन हुई है, या उसकी डिमिनरलेशन, उसके मिनरल्स को हमारी, मतलब उसकी वो जो बोन की डेंसिटी कम हो रही है, वो क्यों कम हो रही है, जब आपका एन एफ कप्पा भी एक्टिवेट रहता है ना। तो अस्थि श्रृंखला क्या करता है, इसको इनहिबिट कर देता है। अल्टीमेटली हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो जाती है और बोन का रिजॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे दे सकते हो, अर्थराइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। दिखाओ, अर्थराइटिस में क्या होता है, हड्डियां कमजोर होती हैं, सूजन बनी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, अब हम देखते हैं एमएमपी, मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेस। This is the enzyme that degrade the extracellular matrix that involve the bone remodeling.
बोन रिमॉडलिंग में जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इसको डिग्रेड कर देता है। तो अस्थि श्रृंखला क्या करता है, इन्हीं एक्टिविटीज को हैम्पर कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अल्टीमेटली बोन्स की डिग्रेडेशन रुक जाती है। जैसे आफ्टर 45 बोन्स वीक होती है ना, उसको रोक लेता है आपका अस्थि श्रृंखला। तो कहाँ कहाँ पे आप दे सकते हो, अर्थराइटिस के केसेस में आप दे सकते हो। बहुत अच्छी ये मेडिसिन है आपकी। ठीक है, समझ आया यहां तक आपको? समझ आया? आगे यस सर। सर। एक मिनट। यस सर। बस एक मिनट रुको। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके जो साइड इफेक्ट है। यूजली कहाँ कहाँ नहीं देने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यूजली जो फीमेल प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, क्योंकि जो आपका सीसस ऑर्डरलिंगिस है, ये हो सकता है यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस को एनहांस कर दे। यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को एनहांस कर देगा तो फीटस बाहर आ सकता है। तो कोई भी वुमेन यदि प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी वाले केसेस में या लैक्टेशन वाले केसेस में ना दो तो बेटर है, क्योंकि ये क्या करता है, एस्ट्रोजन लेवल पे वर्क करता है तो दिक्कत आएगी। ऐसा पेशेंट जिसके ऑलरेडी उनकी उनके बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा है, या जिनको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, उन केसेस में भी आपको अस्थि श्रृंखला नाम का ड्रग नहीं देना। यदि उनके बॉडी में ऑलरेडी CA2+ का अमाउंट ज्यादा आता है, यदि कैल्शियम का लेवल ज्यादा आता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म उनको उनको भी आपको नहीं देना है, बिकॉज इट एनहांस द calcium absorption and regulate the parathyroid hormone activity in individuals with high calcium level or parathyroid overactivity. This could worsen the hypercalcemia related complications including the kidney stones and vascular calcification. ठीक है, किडनी स्टोन्स भी हो जाएंगे यदि आप ऐसे पेशेंट को दोगे। तो ऐसे पेशेंट जिनको किडनी डिसऑर्डर से मान के चलो, जिनको कोई स्टोन फॉर्मेशन होती है, तो उनको भी बड़े संभल के देना है, क्योंकि ये क्या करती है, ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को एनहांस कर देती है। जब कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन एनहांस हो जाएगा तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट जो है वो किडनी में पड़ेगा और स्टोन फॉर्मेशन में पड़ सकता है। हार्मोन सेंसिटिव कंडीशन, जैसे आपको मैंने बताया कि कोई पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, या यूट्रिन फाइब्रोइड्स, आपको मैंने कहा था सारे ये ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, जब आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने वहां पे बताया था ना। तो यहाँ पर भी इशू कर सकता है। तो जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, यूट्रिन फाइब्रोइड्स है, तो वहां पर भी आपको ये मेडिसिन नहीं देनी है। फिर आता है एंटीकोगुलेंट थेरेपी। इट इंटरफेयर विद द ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम्स लाइक विकोर, लीडिंग टू आइदर इंक्रीज ब्लीडिंग रिस्क और रिड्यूस एंटीकोगुलेंट एफिकेसी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आपको मैं मॉडर्न पढ़ाऊंगा तो वहां पर अस्थि श्रृंखला को मैं दोबारा से आपको बताऊंगा, क्योंकि उस बुक में भी अस्थि श्रृंखला मेंशन है। और जब किसी पेशेंट को एक्टिव इन्फेक्शन हो, एक्टिव मतलब अभी उसको जस्ट अभी को बुखार आ गया, कुछ आ गया, तो उस टाइम भी आपको अस्थि श्रृंखला थोड़े फेज के लिए रोक देनी चाहिए, क्योंकि अस्थि श्रृंखला क्या करती है, वो NF कप्पा पी को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। जबकि NF कप्पा भी हमारे इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए बहुत बेस्ट है। बट ये क्या करती है, इनहिबिट कर देती है NF कप्पा पी को, तो एक्टिव इन्फेक्शन में दिक्कत आ सकती है। उसका इन्फेक्शन हो सकता है कि प्रॉपर वे से ठीक ना हो। एक डिसीज आपकी आती है पैगेट्स डिसीज ऑफ बोन। Its stimulation of bone turnover via pathway like Rankel and beta catenin could aggravate the Paget's diseases. जब आपको पैगेट डिसीजेस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा। बट अभी तक आपको ये जो मैंने जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताए हैं, स्पेशली स्टोन वाला आपको ध्यान रखना है। स्टोन्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइपर कैल्सियमिया, हाइपर और जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है वो आपको ध्यान रखना है। हमें लगता है कि स्टोन ही तो है, वो बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन होते हैं, और पेशेंट खुद ही अस्थि श्रृंखला लाइक मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देता है, वो भी 2-3 महीने तक। तो अल्टीमेटली उसके स्टोन्स बढ़ जाते हैं। तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है। पहली ऐसी ड्रग, ये एक ऐसी ड्रग है जो मॉडर्न डॉक्टर बहुत लिखते हैं। मतलब वो ऐसे नहीं लिखते, वो लिखेंगे CQ फ्रैक्ट 1BD, इस तरह से लिखेंगे। आपको भी लगेगा कि मॉडर्न डॉक्टर ने मॉडर्न दवाई लिखी है, लेकिन मॉडर्न डॉक्टर ने आयुर्वेद वाली दवाई लिखी है। वो आपको पता नहीं है, इसका नाम उन्होंने अस्थि श्रृंखला नहीं लिखा है, उन्होंने साइंटिफिक नेम लिखा है जो बॉटनिस्ट यूज करते हैं। और एज अ बॉटनिस्ट हम ये प्लांट का यूज हम भी कर सकते हैं।
सीसस क्वाड्रेंगुलेट का, क्योंकि ये सिर्फ आयुर्वेदा में नहीं बोला गया, ये चाइना जापान जितनी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें बताया गया है। तो देखो आपके साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें और अपने में रिसर्च लेकर आएं, अपनी भी मेडिसिन अच्छे से अच्छे वे में बनाएं। फाइन, समझ आया सबको? अंकुर दीप, डॉक्टर हर्षदीप मिश्रा। आईफोन, आईफोन कौन है? आईफोन, आईफोन हमारे एक ही के पास है। निखिल आप हैं क्या? हाँ हाँ। राज विराज, समझ आया। डॉक्टर दीप दीप मिश्रा, डॉक्टर हर्षदीप मिश्रा पहली बार आए हैं क्या? यस सर। सर आज मेरी पहली क्लास है सर। अच्छा, आप कहाँ से हैं आप? सर मैं उत्तर प्रदेश सर, आजमगढ़ से। बहुत दूर से हैं यार आप। अच्छा ठीक है, आप क्या कर रहे हैं अभी? कौन सा कोर्स कर रहे नहीं हैं? सर, मेरा सेकंड प्रॉप है BAMS का। अच्छा अच्छा, समझ आया आज आपको? यस सर, समझ तो आ रहा है। क्या, कैसा लगा आपको थोड़ा मॉडर्नाइज करके पढ़ के? सर अच्छा, आप एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हैं, मतलब बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अरे नहीं, हम कहाँ इतना वो। ओके। दीप सिखा, आपको समझ आया? दीप, डॉक्टर दीप, आवाज आ रही है? आवाज आती है तो रिप्लाई भी कर दिया करें। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी 9 PM होगी, जहां पर हम फीमेल जेनाइटल डर्मा, फीमेल्स के डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। लिंक मैं सभी ग्रुप्स में दे दूंगा, तो वहां पर हम फीमेल जेनाइटल डर्मेटोलॉजी प्लस मेल जेनाइटल डर्मेटोलॉजी की बात करेंगे 9 बजे, और 10 बजे की क्लास हमारी जो केडी त्रिपाठी है वो हमारी चालू रहेगी, ठीक है? आकाश, अंजनी, अंकुर, दीप, डॉक्टर हर्ष एंड राज विराज, ठीक है? यस सर। मैं आपकी इसकी, ये रिकॉर्डेड क्लास है। अभी अभी जैसे क्लास एंड होगी आपको मिल जाएंगे इसके जो नोट्स वगैरह भी, आपको सब आपको एप्लीकेशन में इसके इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा क्लास, ठीक है? चलो मिलते हैं 9 बजे शार्प। आ जाना भाई, टाइम से आ जाना, क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी रहती है। तो 9 बजे आ जाना, 9 9 2 तक आ जाना। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो जितने भी फीमेल्स की बीमारियां होती हैं जो आपको कहीं नहीं पढ़ाई जाती, वो कहीं नहीं मतलब, मैं कोशिश करता हूँ आपको कवर करवाने की। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।